प्रदेश के सभी संघर्ष साथियों को यथोचित अभिवादन, मेरा नमस्कार। सराफत भाई नमस्कार, चंद बहादुर भाई नमस्कार, नवनीत जी नमस्कार। नवनीत जी, चंद बहादुर भैया अभी एक ही जगह पे थे, अभी वार्ता हुई मेरी और लाइव भी देखने के लिए भी आ गए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रशांत कुमार गौर जी नमस्कार, कृष्ण कुमार जी नमस्कार, विनय मोहन काशीपुरा भाई नमस्कार। बीच में पता नहीं क्यों रुक गया था, सभी साथी जुड़ जाएं। नाराज यादव जी नमस्कार, तेजता भी नमस्कार, नमस्ते विनय भैया, छाया मनीष कुमार जी नमस्कार, छोटे भाई विजय जी देख रहे हैं लाइव को, राकेश पटेल जी नमस्कार, वीरेंद्र यादव जी नमस्कार, रिशपाल सिंह जी नमस्कार। अभी जुड़ते जा रहे हैं साथी। विमल शेठ जी नमस्कार, दिनेश यादव जी नमस्कार, अमित गौर जी नमस्कार, प्रकाश कुमार गौर जी नमस्कार, बहराइच जिला अध्यक्ष बहुत बहुत धन्यवाद भैया। विजय कुमार जी, हरीश प्रसाद शुक्ला जी, सभी साथी आते जा रहे हैं। और जो साथी आ चुके हैं, संजय कुमार यादव जी नमस्कार, सवाना सिस्टर नमस्ते, संजय कुशवाहा जी नमस्कार, महेंद्र भैया नमस्ते, राजीव श्रीवास्तव जी नमस्ते, शिव प्रसाद बुद्ध जी चित्रकूट जिला अध्यक्ष जी नमस्ते। इस समय चित्रकूट में भंडारा चल रहा है, आदरणीय संरक्षक जी के नेतृत्व में। पंकज सिंह जी नमस्कार, धीरेन्द्र कुमार यादव जी नमस्कार, वीरेंद्र यादव जी नमस्कार, पंकज कुशवाहा जी नमस्कार, कुंज भाई नमस्कार, आनंद कुमार सिंह जी नमस्कार, लोकेश शर्मा जी नमस्कार, योगेंद्र वर्मा जी नमस्कार, महेंद्रपाल सिंह कुशवाहा जी नमस्कार, गौरव कुशवाहा गौरव भैया राधे राधे, मंजू सिस्टर नमस्ते, हेमंत गुप्ता जी नमस्ते, रणजीत सिंह जी नमस्ते, जयप्रकाश यादव जी नमस्ते, अमर सिंह जी नमस्ते, संतोष भाई नमस्ते। जो भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, उनसे निवेदन है कि अपने बीएड टेट संगठन के ग्रुप में, नियुक्ति तक विराम नहीं के ग्रुप में शेयर कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कोई साथी मुझसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं, तो अपने सारे साथियों तक बात पहुंच जाती है। तो निश्चित रूप से जब तक मैं शुरू करूं तब तक आप लोग इसको आगे बढ़ाते रहें। राजेश कुमार दुबे जी नमस्कार भैया, अमेठी नरेश आपका, एलबी भारद्वाज जी नमस्कार, अशोक कुमार जी नमस्कार, अशोक कुमार वर्मा जी नमस्कार, विभू श्रीवास्तव जी नमस्कार, मोहम्मद आजम अंसारी जी नमस्कार, नदन भैया मिश्रा भैया नमस्कार, ददन जी, सुरेंद्र यादव जी नमस्कार। बिल्कुल युवा क्रांति बीएड वाली क्रांति ही है भैया नमस्कार, देवेंद्र कुमार जी नमस्कार, शिव कुमार जी नमस्कार, सोनू अकेल कन्नौजिया जी नमस्कार, निर्मल यादव जी नमस्कार, हैप्पी राव भैया नमस्ते, अरुण कुमार भैया नमस्ते। प्रिय संघर्ष साथियों, देखिए समय समय पर लाइव आके आप लोगों से रूबरू होके सारी बातें होती रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से इतनी ज़्यादा समय सीमा होने के बाद और उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद हताशा भी होती है, निराशा भी होती है, और निश्चित रूप से बिल्कुल आर्थिक रूप से भी कमज़ोर जो लोग हैं उनको बड़ी आर्थिक परेशानियों की दिक्कत भी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, शुरू से ये कहा गया संगठन के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, कि फाइनल आदेश 2017 को आने के बाद से संघर्ष में उतरे। हम लोगों ने 2.5-3 वर्ष तक ज़मीनी संघर्ष किया, खाली ज़मीन में
सरकार के विरुद्ध कम से कम 15-20 आंदोलन सड़क पे किए हम लोगों ने। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले 2017 में जो उन्होंने वायदे किए थे हमसे, वो वायदे पूरे करें वो। तो सिर्फ इतना उद्देश्य था हमारा कि किसी तरीके से हमारे साथियों को नियुक्ति मिले। और कोर्ट कार्रवाइयों को तब भी हम ये जानते थे कि बहुत देर लगती है, बहुत समय आता है, क्योंकि वही आदेश जो सरकार कोर्ट लेके गई थी हमको 12 में, वही आदेश 5 साल बाद आया था, फाइनल आदेश। तो कोर्ट की प्रक्रिया से गुजर चुके थे। तो हम आंदोलन करके और हम सिर्फ बीजेपी को उनके वायदे याद दिला के सड़क पर संघर्ष करके लाठियां खाकर, और ये चाहते थे कि किसी तरीके से भाजपा ने जो वादे किए थे बीएड टेट 2011 से कि आते ही नियुक्ति देंगे, वो अपने पूरे करें। इसके लिए हम लोग प्रयास किए, लेकिन मजबूरी में जब सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, उल्टा काम करने लगे और हमारे हाथ पैर काटने लगे, और जब ये फीस वापसी की घोषणा करने लगे कि हम तो 2012 विज्ञापन की फीस वापस कर देंगे, तब मजबूरी में इनके खिलाफ हमें सड़कों पे के साथ साथ फिर कोर्ट में उतरना पड़ा। और तब से आज तक लड़ते जा रहे हैं। इस लड़ने की प्रक्रिया में जिन साथियों ने साथ दिया, बहुत से साथी शुरू से जुड़े हुए हैं और आज भी जुड़े हैं, आज भी साथ खड़े हैं। लेकिन मैं बता दूं, कुछ लोगों को होश नहीं रहता है, कुछ लोग कहीं किन्हीं प्रक्रियाओं में याची बने होंगे 2017 से पहले भी, और अन्य लोगों से कहीं ना कहीं जुड़े रहे होंगे, तो वो उनको ही भी ये रहता है कि मैं भी जुड़ा हूँ यहाँ पे। तो मैं उनको सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूँ कि हमारी एक लड़ाई में लखनऊ बेंच, सिंगल बेंच से लेके और हमने सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर हम लोगों ने माननीय कपिल सिब्बल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता के दिशा निर्देशन में उनको हायर करके हमने वहाँ पे बहुत ज़ोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा था। और पहली जो बहस हुई थी उसके मुताबिक उन्होंने सारी परतें 2012 विज्ञापन की खोल के रख दी थी। और निश्चित रूप से कुतर्क कोई करता रहे दुनिया में, लेकिन सरकार और कोर्ट के पास कोई तर्क नहीं था। बिल्कुल वाजिब उन्होंने सारे सवाल जवाब किए थे। आशा थी हमें, और आदरणीय कपिल सिब्बल सर को भी उस बहस से आशा हुई थी कि नोटिस जारी होगा और इस पर काम होगा। लेकिन उसी समय कोरोना काल आया और इसके बाद जो है ऑनलाइन होने लगी, ऑनलाइन व्यवस्था दी गई कोर्ट की और ऑनलाइन सुनवाई होने लगी। ऑनलाइन सुनवाई में वो उतना बात नहीं हो पाई और उतनी जोरदार तरीके से सारी बातें जो सामने रखी जाती हैं वो नहीं हो पाई। और क्योंकि हम लोग निश्चिंत थे कि हमारी सारी बातें पहली बहस में हो चुकी हैं, जो चीज़ें थी वो रिपीट की आदरणीय कपिल सिब्बल जी ने। लेकिन एक गेम सरकार और कोर्ट, जो भी भगवान जाने जैसे भी हुआ, एक गेम हुआ हम लोगों के साथ, और उसमें आर्डर आया कि हम लोगों की चूंकि फीस वापस मिल चुकी है, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। तो प्रिय मित्रों, ये सफेद झूठ था उस समय तक तो फीस वापसी की कोई बात ही नहीं हुई थी, किसी सिंगल व्यक्ति की फीस वापस नहीं हुई थी। लेकिन अब इस झूठ को हम कहाँ चिल्लाएं जाके, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी गई, वहाँ से ये आदेश पारित हो गया, तो हम कहीं भी दुनिया में कहाँ चिल्लाएं जाके जो हमारी कोई सुन ले। कोई सुनने वाला नहीं होता है मित्र। जब परेशानी होती है, आप कहीं भी देख लीजिए उठा के, जब बहुत परेशानी में और कहीं आगे रास्ता नहीं दिखता है, तो हम लोग हताश और निराश हो गए हमारे साथी। और हम बहुत उस समय टूटे थे, क्योंकि बहुत जोरदार तरीके से और बहुत कुछ लगाकर अभ्यर्थी, मैं फिर पुनः दोहराता हूँ इस मंच से कि उस समय लगभग 2.5 लाख रुपया कम पड़ा था। 2.5 लाख रुपया दूसरी जब हेयरिंग थी तो 2.5 लाख रुपया कम पड़ा था। तो मैं यहाँ दोहराता हूँ कि हम चंद अग्रणी लोगों ने किसी एक को भी परेशान किए बिना कि अगर मैं आज आह्वान कर दूंगा तो लाखों रुपए आ जाएगा, लेकिन वो लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। आज जो है एकदम से लूट से मच जाएगी कि मैं शामिल करा दूं। पहली जो हेयरिंग हुई थी, याद कर लीजिए आप लोग, और वो दिमाग खोल लें जो गधे टाइप के, क्रेक टाइप के, मैं गधे इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत उल्टा सीधा लिखते हैं, तो इसलिए उनको कह रहा हूँ कि थोड़ा क्रेक टाइप के लोग जो है, जो वो मस्तिष्क खोल लें
कि उनको दिमाग में दूसरा फितूर भरा रहता है, वो अपना फितूर और दिमाग से निकाल दें कि उस हेयरिंग के बाद, पहली हेयरिंग के बाद अगर मैं चाहता और संगठन चाहता, संगठन के अग्रणी लोग चाहते तो करोड़, 2 करोड़ क्या 4-5 करोड़ भी अगर मैं आह्वान कर देता तो हजारों लोग खड़े थे शामिल होने के लिए और पैसे देने के लिए। तो बददिमाग लोगों, उस समय मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं, इससे लूट मचेगी, खसोट मचेगी और कोई भी निर्णय निकल कर नहीं आएगा। इसलिए मैं मना करता हूं कि कोई किसी अभ्यर्थी से एक पैसा न ले और न कोई दे। और पैसे की जरूरत थी, कोई माई का लाल अपनी जेब से पैसे नहीं लगा सकता था। आज भी एक एक पाई का हिसाब रखा हुआ है। तब 2.5 लाख रुपया जमा करके मैंने अपनी पत्नी को बुलाया रातों रात घर से। वो अपना जो है इधर से राजीव अवस्थी जी ने, सुधीर सिंह जी ने, सबने मदद करी और किसी तरीके से वो पैसा वहाँ पे जमा किया गया मेरे द्वारा। और तब जो है अगली डेट में फिर पुनः कपिल सिब्बल जी आए। तो बहुत अपने आप में प्रश्न रहते हैं, दिमाग रहते हैं सब लोगों के पास। और स्थिति आज ये है कि मैं पहले वही स्पष्ट कर दूं, फिर वहाँ से वहाँ तक जो लोग शामिल थे, फिर रिव्यू डाला गया, उसी को आगे बढ़ाया गया, रिव्यू डाला गया। रिव्यू में भी लोगों से खर्च लिया गया, वही कोर्ट की प्रक्रिया है। तो उस रिव्यू के खर्च से बस ईमानदारी से बताता हूँ कि सबसे पहले अग्रणी लोगों ने मेरा पैसा निकाल के दिया जो खर्च हुआ था उसमें, जो मैंने अपना जुनून में आके वहाँ खर्च किया था। मैं किसी को ये नहीं कहता कि मेरा खर्च हो गया, लेकिन उस समय किया था वो आगे एडजस्ट किया लोगों ने, मेरा हो गया था एडजस्ट। रिव्यू तक गए। रिव्यू में जाने के बाद अब कुछ बेहतर समझने वाले साथी कहते हैं कि फिर आप आगे क्यों नहीं गए और आपने आगे बात क्यों नहीं रखी। सिर्फ इसलिए नहीं रखी बात क्योंकि मैं जान चुका था कि इस केस का मर्डर हो जाएगा अगर मैं आगे बात रख दूंगा। और कहीं भी, और उस समय ये किल्ली उड़ाई जाने लगी कि सुनील यादव ने 7/12/12 का सत्यानाश कर दिया, कब्र खोद दी और ख़त्म करवा दिया। तो मैं उन ढूंढतों को कल भी वही बताया था और आज भी यही बताना चाहता हूँ, किसी सरकार की कोई हिम्मत नहीं है कि विज्ञापन रद्द कर दे। क्या विज्ञापन सरकार ने रद्द किया है अभी तक? कोई कोर्ट नहीं कह सकता कि ये कोर्ट भी विज्ञापन को रद्द नहीं कर सकता। कोई रद्द नहीं हुआ है विज्ञापन। विज्ञापन ज्यों का त्यों है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने लिबर्टी दी थी सरकार को। अब सरकार की मर्जी है कि सरकार करती है नहीं करती। अब सरकार कहती है वो दूसरी, मतलब अब यहाँ पे संविधान और सरकार सब कुछ भूल जाती है और कहती है वो अखिलेश यादव जी का विज्ञापन है। हमारे यार भाई, विज्ञापन आज योगी सरकार में करें और कल को सरकार बदल जाए। वो तो मायावती जी का विज्ञापन था ये पहला वाला, तो वहाँ से वो सरकार बदली, दूसरी सरकार आ गई। अब दूसरी सरकार बदल जाए, तीसरी सरकार आ जाए, तो विज्ञापन सरकार का होता है या किसी व्यक्ति विशेष का होता है? तो वहाँ पे कह दिया गया लास्ट में, जब हम लोग बहुत लाठियाँ खाई, बहुत संघर्ष किया, बोले अखिलेश सरकार का विज्ञापन है, इसलिए हम नहीं करेंगे इस विज्ञापन को। तो हम लोग वहाँ सफर करते थे। झूठ बोला जाता है, गलत गंदगी फैलाई जाती है। एक मस्तिष्क में एक थोड़ा सा एक थ्योरी बना दी गई है, कुछ लोगों ने थ्योरी बना दी है लोगों के प्रति जो लड़ रहे हैं, उनके प्रति उनके दिमाग में गोबर भर दिया है, गंदगी भर दी है, तो गंदगी ही उगलते रहते हैं, गंदगी ही लिखते रहते हैं। उनका काम है, क्योंकि उनका जो इतिहास उठा के देखेंगे, पारिवारिक बैकग्राउंड उठा के देखेंगे, वो चाहे लिखें कुछ भी आगे, लेकिन वो महाभ्रष्ट लोग हैं। क्योंकि इस व्यवस्था पे जहाँ पे अभ्यर्थी सब कुछ थक के, हार के और सब कुछ लुटा के लड़ रहा है, और इसके बाद जो है लोग प्रश्न उठाते हैं, जहाँ पे उनको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर मैं अभी सुप्रीम कोर्ट फीस वापसी के मुद्दे में दोबारा गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से डबल बेंच में दायर करके, बहन प्रज्ञा मिश्रा के नाम से दायर करके याचिका में दोबारा गया था सुनवाई के लिए। तो जब सारी प्रक्रिया मालूम है लोगों को, लेकिन कोर्ट ने वहाँ भी ये कह दिया कि नहीं, उसमें जो है आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद में माल प्रैक्टिस के केस में, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और आपका हित सुरक्षित है, फिर आप क्यों परेशान हैं? आप तो कोर्ट में हैं, आपका हित सुरक्षित है, आप क्यों परेशान हैं? हम जो लोग फीस वापस लेना चाहते हैं और कोर्ट के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? तो हम वहाँ से भी बेगरत होकर वापस लौट आए कि भाई नहीं, कोर्ट सही कह रहा है कि आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। उस दूसरी प्रक्रिया में गए कोर्ट हम। तीसरी प्रक्रिया जो 2022 में आदरणीय राकेश मिश्रा अंकल जी
बेचारे 2016 से लड़ रहे थे 8 लोगों को लेकर, और वो 2016 से, समझिएगा मेरी बात को, 2016 से लड़ रहे थे, और 2016 से आते आते कितना आ गया 2022, मतलब 6 साल के लगभग तो हो ही गया ना, 6 साल वो से लड़ रहे थे। फिर उन्होंने देखा, इको गार्डन की गतिविधियाँ देखी हमारी और पूरे संगठन की गतिविधियाँ देखी। उन्होंने जो है हमको सौंपा, बोले बेटा इसमें बहुत दम है केस में, और उसको अध्ययन कर लो और अध्ययन करा लो वकील साहब से, इसमें बहुत दम है। मैंने बहुत मेहनत करके एविडेंस इकट्ठा किए हैं और सबको सारे तथ्यों से दिया हुआ है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम लोग कम संख्या में हैं और लड़ नहीं पा रहे हैं उस तरीके से, और डेट उसमें भी पड़ रही थी, और आप समझ सकते हैं 6 साल से कुछ हो नहीं रहा था उसमें। हमने 2022 में जब एंट्री मारी, उसमें कोशिश की गई, अच्छे अधिवक्ताओं को किया गया और ऐड हुए उसमें साथ में। फिर तब से लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट की प्रक्रियाएं होती हैं, किसी कोर्ट केस में जो बहुत पेंडिंग है पहले से, उसमें आप शामिल हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, उसी के साथ आपको सुना जा रहा है, तो आप कोई बहुत बड़े वो नहीं हो गए, आपको सुना जा रहा है तो आप उसी प्रक्रिया से ही चलेंगे। ये नहीं हो जाएगा कि हम शामिल हो गए तो कल रिजल्ट हम लेके दे देंगे। लेकिन फिर कोशिश की गई, उसमें काउंटर रिजॉइंडर सहित सारा कुछ काम संपन्न करा दिया गया संगठन द्वारा। आज की डेट में सारे काम कोर्ट वाले खत्म है, सिर्फ बहस होने को रह गई है। अब आप समझिए बहस के लिए डेटें पड़ रही हैं बराबर, डेटें पड़ रही हैं बराबर, तो अब वो घटते घटते क्रम में आया है। और उसमें हमसे कई लोगों ने कहा, बहुत से लोगों के रिश्तेदार हाई कोर्ट में हैं इलाहाबाद में, बहुत से लोगों के, तो बोले कि इसमें हम जो है पहले लगवा दें। तो मेरा कहना ये है कि कोई पहले लगवा दे मुझसे, जो भी शुल्क लगता हो, अधिवक्ता जो भी हो, 1 लाख 2 लाख हमसे ले ले, हमारे अंडर 10 डेट लगवा दे, हम कोई दिक्कत नहीं है। जो उनकी शुल्क होती हो ले ले अपने अधिवक्ता की शुल्क और लगवा दे, वो उसी प्रक्रिया से आएगा। 1 नंबर कोई नहीं घटवा पाएगा। मैंने बहुत माथापच्ची करी है यार, मुझे ज्ञान दिया जाता है रोज रोज, मैंने बहुत माथापच्ची करी है, उसमें हर कोशिश, संभव कोशिश करी है, क्योंकि मैं अगर हर डेट में 30-40-50 हज़ार रुपये फूंक रहा हूँ, फालतू में जा रहा है हमारा, तो अगर वो एक डेट में कोई ले ले तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और इतना मानसिक टेंशन होती है, डेट आती है, डेट आने के बाद कुछ नहीं होता है, और फिर मुझे सबका सामना करना पड़ता है कि यार कुछ नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हो, जो संघर्ष के शुरू से जुड़े साथी है, वो मेरे इमोशंस को समझ सकते हैं कि कैसे मैं फेस करता हूँ आके सबको, वो समझ सकते हैं इसी तरीके से कि कितना बड़ा। और आगामी अब क्या हुआ कि लड़ते 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 भाई, हमने पहले ही बता दिया कि जो साथी जुड़े हैं उनकी कोर्ट फीस जमा करने के बाद, उनको पिटिशनर बनाने के बाद, उनके जो वकील ने बनाया उनके खर्च देने के बाद, फिर मैंने आदरणीय अशोक खरे सर को हायर किया सभी लोगों के लिए, आदरणीय ओझा सर को हायर किया, अन्य जो भी अधिवक्ता है सबको हायर करने के बाद हम शांति से बैठ गए। हमने अब 2-4 डेटों में फैसला हो जाएगा, लेकिन तब से डेटें लग गई 20। तो एक जो सुनियोजित तरीके से आप चल रहे होते हैं उसमें दिक्कत तो आती है, दिक्कत आई, कोई बात नहीं, उसको भी धीरे से झेला जा रहा था। लेकिन कुछ बातें अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो हर जिले में हर जिलाध्यक्ष को मैंने बता दिया है। वो आप जिलाध्यक्ष से पूछ सकते हैं कि हम क्यों जा रहे हैं। अब हमसे यहाँ सोशल मीडिया पे कहलवाएंगे तो आपका बनता काम बिगड़ जाएगा, नहीं कह सकते हैं कुछ बातें, तो वो वहीं तक रहने दीजिए ना। और मैंने फिर कहा कि एक छोटा सा अमाउंट जो इतनी दिनों की प्रक्रिया के बाद अगर हमें कहीं ज़रूरत है तो उसमें मुझे शोर मचाना पड़े, मुझे पूरे प्रदेश में चिल्लाना पड़ेगा, मुझे छोटे से अमाउंट की संगठन को अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए पूरा शोर मचाना पड़े, पूरी सफाई देनी पड़े। मतलब कुछ लोग महाधूर्त टाइप के शामिल हो गए मना करने के बाद कि हमारे साथ मत आइए, कोई अंत नहीं है लड़ाई का, पता नहीं कब तक लड़ाई चले और पता नहीं कब क्या हो इसमें। तो आप फौरी लाभ के लिए आ रहे हैं तो मत आइए मेरे साथ, संगठन को जानते हैं, हमको समझते हैं, हम लोगों पे भरोसा है तो आइए, नहीं तो नहीं आइए। लेकिन नहीं माने, शामिल हो गए। इसके बाद प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं कौन सी कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया है और मेरा नाम है कि नहीं है, मुझे कैसे पता।
कागज़ का टुकड़ा एक फ़ोटो खींच के पकड़ा दिया है, अब नाम है कि नहीं। मैं आज यहाँ लाइव आके और सामने कह रहा हूँ, ये लाइव पड़ा रहेगा, डिलीट नहीं होगा। जो इस प्रक्रिया के लिए पिटिशनर बनने के लिए और हमारे साथ खड़े होने के लिए जिन्होंने भी शुल्क दिया है और साथ में ऐड हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, वो सारे ऐड हैं। उनके पिटिशनर नंबर जिलाध्यक्षों को भेज दिए गए हैं। जिलाध्यक्षों ने आपको नहीं उपलब्ध कराए हैं तो ये संगठन की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसकी दूसरी व्यवस्था देख रहे हैं। एटा जिलाध्यक्ष के पिताजी की तबीयत खराब रहती है, अनिल राजपूत के, वहाँ के लोग चिंतित ना हों, ना किसी शुल्क जो 600 रुपये वहाँ पे देने थे शुल्क, उसके लिए परेशान मत हों, क्योंकि वो हमारी व्यवस्था है, संगठन की व्यवस्था है, हम व्यवस्था देंगे। अभी कहीं कोई गाड़ी नहीं छूटी जा रही है, ना कहीं कोई ट्रेन छूटी जा रही। उनके लिए ये बात हो रही है जो लोग हमारे साथ कोर्ट प्रक्रिया में पिटिशनर हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए बात हो रही है। बहुत कान खोल के और समझ के बात को समझ ले अच्छी तरीके से कि हर जिले में सभी जिलाध्यक्षों से संपर्क करने को कहा गया था। आगामी हम कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं, उसमें हमें अर्थ की आवश्यकता है और ये आवश्यकता जो 2022 में शामिल हुए थे उनको समझ में आ जाना चाहिए बात कि आज 2024 चल रहा है, लास्ट चल रहा है, और वहाँ पे आपसे अगर थोड़ी सी आवश्यकता है और जो लोग अभी बीच में भी शामिल हुए, सबसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि बहुत कैलकुलेशन करके बहुत छोटा सा अमाउंट कहा गया कि इससे हमें क्या क्या करना है, वो सारे जिलाध्यक्षों के माध्यम से आप बात करके और उनसे पता कर सकते हैं। मुझसे यहाँ मत कहलवाइए। उस काम को करने के बाद तो मैं लाइव आके दहाड़ के बताऊंगा कि मैंने ये काम किया, इसके लिए ज़रूरत थी। लेकिन सारी बातें आप ओपन करा लेते हैं। क्यों? कुछ लोग कहते हैं भैया ना ओपन किया कीजिए, ना कोई बात किया कीजिए, लेकिन जो फोन हमें झेलने पड़ते हैं, जो हमारे जिलाध्यक्षों को परेशानी झेलनी पड़ती है, कोई जिलाध्यक्षों को हम तनख्वाहें थोड़ी ना देते हैं कि आप में से कोई दे रहा है। आप बन जाइए जिलाध्यक्ष, जो बहुत बड़ा फिजूल और दिमाग जिसके हो वो जिलाध्यक्ष बन के दिखाए, हमारे संगठन का जिलाध्यक्ष बने और काम करके दिखाए संगठन के लिए। ना उसको तनख्वाहें मिलनी है, ना उसको सिर्फ मानसिक टेंशन, जब चाहे तब फोन उठा के कर दिया। जिलाध्यक्ष तो नौकर है, उसको तो उठाना पड़ेगा। अरे भाई, वो ये लोग हैं जो जुनूनी लोग हैं, जिनको सिर्फ एक जुनून है कि किसी तरीके से इतनी कठिन लड़ाई को हम कैसे जीतें, और ये सत्य की लड़ाई है, इस सत्य की लड़ाई में हम कैसे खड़े रहें भैया के साथ में। ये वो जुनूनी लोग हैं, इसलिए खड़े हैं ये। इनको हम आप कोई मिल के तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तो वो हमारे कोई नौकर हो गए तो वो उनको काम करना पड़ेगा। और वो हाँ, जब जरूरत पड़ेगी, जैसी भगवान ने मर्जी, अगर भगवान ने अच्छी पड़ी तो उनका एक दिन सम्मान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें तो उस जिले के लोग बहुत सम्मान करेंगे उनका। लेकिन अभी जो है लड़ाई है, और इस लड़ाई में मैं पुनः आपसे सभी से दोहराता हूँ कि जिन आवश्यकताओं को नहीं कहना है मत कहलवाइए। अभी सिंगल बेंच से डबल बेंच भी मामला जाएगा, वहाँ भी जो है हर चीज़ पैसे की आवश्यकता पड़ती है, पड़ेगी। तो उसमें जो है निश्चित रूप से जो अभी पैसा 600 रुपये लिया गया, लोगों से लिया जा रहा है, वो 600 रुपये में से जो पैसा बचेगा वो सुनील यादव की जेब में नहीं आता। या आप गलतफहमी निकाल लीजिए दिमाग से, ना मैं इतना कर सकता हूँ, ये संगठन के लोगों के पास रहता है। संगठन के जिलाध्यक्षों के कुछ 8-10 लोगों की टीम है, हम 8-10 लोगों की पूरी टीम में पैसा रखते हैं। जब जैसी ज़रूरत पड़ती जाती है वैसा उठा के अधिवक्ताओं को उन्हीं से कह देते हैं, वही ट्रांसफ़र कर देते हैं, या हम लोग नगद मंगा के उनको दे देते हैं जाके, या ज़्यादातर काम ऑनलाइन कर देते हैं। इसलिए ये मूर्खतापूर्ण बातें सोचना बंद कर दीजिए। जो कुछ मूर्ख बेवकूफ़ टाइप के लोग सोचते हैं कि कोई सुनील यादव की जेब में जा रहा है, सुनील यादव इनको लेना चाहते हैं पैसे को, तो ये कोई ना ले मुझे लेने देगा उत्तर प्रदेश में, ना कोई संगठन बचेगा। अगर जिस दिन मेरी बेईमानी की और उसकी नीयत हो गई उस दिन मुझे कोई छोड़ेगा भी नहीं। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, इतनी उम्र में इतना तो सीखा ही हूँ। तो इसलिए बेवकूफ़ाना मूर्खताना हरकत बंद कर दीजिए कि कोई सिखाता है तो आप अनपढ़ बन जाते हो, आप शामिल भी हो हमारे साथ, और आप अनपढ़ बन जाते हो और आप जो है उल्टा सीधा सोचने लगते हो। ये उल्टा सीधा सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप गलती से मेरे साथ खड़े हो गए हैं। मैं कतई किसी के तेल लगाने नहीं गया संगठन, और ना किसी से कहा कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। जो जागृत लोग हैं, जो हमारे साथ लड़ रहे थे, जो हमारे साथ लाठियाँ खाए, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम फालतू लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उनसे पुनः कहता हूँ
कि आप एक भी पैसा मत दीजिएगा आगे लड़ाई के लिए। आप एक भी पैसा मत दीजिएगा आगे लड़ाई के लिए। आपका हित सुरक्षित है, ये मैं कह रहा हूँ। आप सिंगल बेंच में पिटिशनर हैं, आप सिंगल बेंच में पिटिशनर रहेंगे ही रहेंगे। और आगे हम लोग जा रहे हैं कोर्ट में लड़ाई के लिए, अगर डबल बेंच जाते हैं और उसके बाद हम अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं डबल बेंच कैसे पहुंच जाएंगे। अरे भाई, कुछ तो प्रक्रिया हम करने वाले होंगे। हमें तो ये लग रहा होगा ना कि खत्म हो जाएगा केस अब और आगे बढ़ेंगे हम, या तो यहाँ पे हम जोरदार तरीके से बात रखेंगे, या तो कुछ भगवान निष्कर्ष निकालेंगे तो सबका भला है ही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे की तैयारी हमें करके रखनी पड़ेगी। हम फिर महीनों वो तैयारी, क्योंकि महीनों लग जाते हैं इस तैयारी करने में। लोग सोचते हैं कि जो है बस इन्होंने आह्वान किया और सब हो गया, महीनों लग जाते हैं सारी तैयारी करने में। तो हम कोई तैयारी अगर कर रहे हैं तो उनको बुरा लगता है जो आपकी टांग खींचते हैं, टांग पकड़ के काटने की कोशिश करते हैं, उनको बुरा लगना चाहिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि ये डबल बेंच में आवश्यकता अनुसार आगे जो भी जरूरत पड़ेगी तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से जरूरत पड़ेगी कि भाई इसमें से इतना बचा इनका रखा है और ये 100-200 रुपये कम पड़ रहा है, तो 100-200 के हिसाब से ही कम, अगर पूरा हो गया इसी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा डेटें वहाँ भी कोई दिक्कत आई, चल गई, तो 100-200 के हिसाब से खर्च देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो वही उत्तर प्रदेश में, मैं फिर पुनः दोहराता हूँ यहाँ पे, वही उत्तर प्रदेश में डबल बेंच में 1,500, 2,000, 2,500 इससे नीचे बात ही नहीं किया होगा, कोई नहीं बात किया होगा। डबल बेंच में लड़ना है, इतना पैसा दीजिए और इतना करिए। लेकिन जब यहाँ पे इस तरीके की बात हो तो ज़्यादा संशय करते हैं लोग, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं लोग, तो उनको लगाने दीजिए। उनके दिमाग लगाने से आपकी लड़ाई न कमज़ोर होगी और न कहीं उसमें लोच आएगा। आप मजबूत रहिए, आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे। जब आप मजबूत होंगे, आपकी हिम्मत होगी, तो आप हमें हिम्मत देंगे तो हम मजबूत रहेंगे। ये आप सीखिए। और ये थोड़ा सा जो लोगों को भी संशय है, अब जैसे कुछ भाइयों के मेरे पास उत्तर प्रदेश से फ़ोन आए प्रक्रिया को लेके, बड़े बड़े कुछ अधिकारियों के भी फ़ोन आए, मैं नाम नहीं लूँगा, बताऊँगा नहीं, अच्छी बात नहीं होती है। बड़े बड़े अधिकारियों के फ़ोन आए और इसी 2-3 दिन के अंदर आए। मैंने उनको पूरी प्रक्रिया बताई और पूरा ब्यौरा दिया उनको। जब देने के बाद उनको ये लगा कि यार वास्तव में वास्तव में ये आंसुओं भरी लड़ाई है, वास्तव में ये दर्द की लड़ाई है और वास्तव में ये लोग बहुत ईमानदारी से लड़ रहे हैं। तो उन्होंने शाबाशी दी कि बोले बेटा ऐसा नहीं सोचा था हमने कि इस स्टेज तक पहुंच चुके हो और यहाँ तक केस पहुंच चुका है और ये स्थिति है तुम्हारी, और निश्चित है हम दुआ करते हैं कि भगवान तुम्हारी सुने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर तरफ से देखो, एक तो वो चयनित निश्चित रूप से परेशान होंगे, लेकिन देखो हमारी लड़ाई है, हमारी हक की लड़ाई है। हमें जो औजार मिलेंगे, जो असलहे मिलेंगे, हम उनका प्रयोग करेंगे, ये निश्चित होता है। जो हमें कागजी असलहे मिलेंगे उनका हम प्रयोग करेंगे। तो हमसे कोर्ट ने कहा पार्टी बनाने को, हमने किसी को पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, ये सरकार का काम था। आप समझिए, विद्वान लोग जुड़े हैं हमसे, B.Ed टेट तो सभी हैं, कि कोर्ट ने हमसे पार्टी बनाने के लिए कहा, जबकि ये काम था जो लोग इस तरीके से चयनित हैं, वो काम सरकार से कहना चाहिए था कि भाई कितने लोग चयनित हैं गलत तरीके से, उनकी लिस्ट लाइए। तो हमसे मांगा जा रहा है कि इनको पार्टी बनाइए। हमने वो भी काम करके दिखाया, वो भी काम किया। बीच बीच में ये सब काम हो गए हैं हाई कोर्ट में, हैं। लोग सोचते हैं कोई काम नहीं हुआ है, चल रही है डेट पे डेट नहीं चल रही है। जब डेट पे डेट अभी फिर चलना शुरू हुई है, जब जो है ये सब काम निपट गए हैं। अब वो कोर्ट के हिसाब से डेट आएगी। 263-80 नंबर पे था, वो आके 140 नंबर पे आ गया है। अब वो धीरे धीरे आ रहा है। अब वहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया गया, तो अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है वो हम करने जा रहे हैं। वो करेंगे, उसमें पैसा खर्च होगा तो उसका आह्वान कर दिया गया आप लोगों से। अब उसमें तमाम बातें नहीं होनी चाहिए। झांसी से मैं लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार चतुर्वेदी जी से मेरी बात हुई थी और वो हमारे साथियों के साथ बैठे, जो भी बातें की हूँ उनसे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल मैं झांसी आ रहा हूँ और निश्चित तौर पे आपको मिलना चाहिए और हमें आपको मिल के फिर लाइव आना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, मैं कह चुका हूँ कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा।
मैं हर संभव 1 जिले में, 2 जिले में, 4 जिले में, 10 जिले में आने की कोशिश करूँगा। ये मेरा नैतिक दायित्व है। लेकिन अब वो आसपास के ज़िले के लोग वहाँ पहुँच जाएं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं सब जिलों में नहीं जा सकता स्वास्थ्य कारणों की वजह से। लेकिन ये है कि जैसे एक ज़िले में पहुँच गया, जैसे मैं बनारस पहुँच गया, तो मैं आशा करूँगा कि बनारस के आसपास के ज़िले जो नज़दीक हैं वो भगवान के दर्शन भी करें हमारे साथ में और वहाँ पहुँच भी जाएँ। तो इसी 5-6 ज़िले, 6-7 ज़िले तो वहाँ पहुँच ही सकते हैं। मैं जानता हूँ कौन कौन से ज़िले पहुँच सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई इलाहाबाद में बुला दूंगा तो आसपास के ज़िले कौशाम्बी है, ये सब आसपास के ज़िले, वहाँ चित्रकूट है, ये सब पहुँच सकते हैं। तो जो जहाँ से चित्रकूट जाऊँगा तो वहाँ बांधा वगैरह चित्रकूट निपटा दूंगा। बहुत दिन से कामतानाथ जी के दर्शन भी नहीं किए हैं, जाना भी है मुझे। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। और जैसे कल मैं झांसी जा रहा हूँ और झांसी में मैं आह्वान करूँगा जो साथी शामिल हैं और जिनको जरा भी कोई चीज़ में संशय है, मैं सारी फाइलें लेके वहाँ आ रहा हूँ, सारे कागज़ लेके आ रहा हूँ और आपको मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सभी से तो नहीं कहूँगा क्योंकि कोई फुर्सत में है नहीं है मेरी वजह से, और ललितपुर के जो भी साथी शामिल हैं वो पहुँच सकते हैं। मैं 2 बजे से 3 बजे के बीच में कोशिश करूँगा कि लक्ष्मीबाई पार्क में वहाँ पे आपसे मुलाकात हो। तो आप लोग पहुँचेंगे झांसी, ऐसी मुझे आशा है। तो मेरा कहने का आशा है कि हाथ कंगन को आरसी, क्या जो कहावत है ना, पढ़े लिखे को फारसी का, हम फारसी क्यों पढ़ें, हम सामने जाके, और फिर वहाँ से मैं लाइव भी आऊँगा, कोशिश करूँगा कल फिर लाइव आऊँ, कल फिर 2 मिनट के लिए ही बात हो, आपसे फिर बात हो, उनका संशय मिटाने के बाद, उनसे बात करने के बाद उनका फिर क्या रिएक्शन है वो रिएक्शन आप लोगों को दूँ। मैं खुली चुनौती के साथ कि जो उनके मन में रिएक्शन हो वो रिएक्शन आपके सामने दें, कोई दिक्कत नहीं। उनसे कोई लड़ाई नहीं है मेरी, और ना कोई लड़ाई हुई है, बहुत शिष्टाचार तरीके से बात हुई है, गलत वे में ना लें इस चीज़ को। लेकिन अगर मान लो कोई किसी साथी के पास शुरुआत से मुझे नहीं जानता और कोई चीज़ का संशय है, उनको कुछ गलत लगता है, तो वो वहाँ पे मुझे जाना है और जाके वहाँ से लाइव आने के बाद कम से कम प्रदेश में कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। कभी गलत नहीं किया, आज तक के रिकॉर्ड हैं मेरे कि फेसबुक में एक पोस्ट मेरी कोई झूठ और गलत की नहीं दिखा सकता है। बदला कर, गलत किसी का एक्साइटमेंट बढ़ाकर मैंने कोई काम नहीं किया आज तक और ना करने वाला। जो मेरी लड़ाई है वो सही, सीधी और सच्ची है, ईमानदारी की है। हमारे साथियों की लड़ाई ईमानदारी की है, तो गलत नहीं करेंगे। मैं सभी जिलाध्यक्षों से निवेदन करता हूँ कि स्पष्ट कर दें लोगों को कि कोई भी साथी जो आगे चलना चाहता है वो चले, वो ही शुल्क दे, जो नहीं चलना चाहता है वो कतई शुल्क ना दे, और वो जो है अपना बैठ के यहाँ है सुरक्षित है उसका। अगर आगे हम जा रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, हमारी कोर्ट डबल बेंच भी लड़ेंगे, हम तो कह रहे हैं हम आखिरी तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। मानिए सुप्रीम कोर्ट जाके क्या होगा, मान लो सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है ये मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है तो फिर तो हमें कम से कम आज फीस जो है मैं जो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अच्छे अधिवक्ता की 25 लाख भी है, 30 लाख भी है। तो एक डेट में अगर 2 अधिवक्ता भी आपने अच्छे खड़े किए अपने मैटर में एक डेट में, तो 40-50 लाख रुपए खर्च हो गए एक डेट में, और दूसरी डेट अगर पड़ गई तो फिर दूसरी डेट में फिर इंतजाम करने पड़े। तो आप खुद समझदार हैं, समझदार बने कि वही लोग साथ चलें जो है सक्षम भी हों और जिनको कष्ट भी ना हो, क्योंकि वहाँ से कुछ मिले तो निश्चित रूप से जो रुक जाएंगे हाई कोर्ट सिंगल बेंच में, उनके लिए भी वही भविष्य में होगा ऑर्डर, कम से कम जो है भविष्य में वो कर सकते हैं, उसी ऑर्डर को अपना फॉलो करा सकते हैं कि भाई हम भी इसी मैटर से हैं, सिंगल बेंच में थे और सेम मैटर है, तो करा सकते हैं। लेकिन मैं पुनः हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ऐसे फिर जो लोग रह जाएंगे उनकी लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, मैं नहीं कहूँगा कि मैं यही करता रहूँ कि मैं अगर वहाँ कुछ लोग जीत जाते हैं जाके, ईश्वर की दया होती है, जीत जाते हैं जाके, फिर ये लोग कहें कि हमें भी ऐसा ऑर्डर कराइए। वो आप स्वयं पिटिशनर हैं, यहाँ पे स्वयं पिटिशनर हैं, आप स्वयं रुके आप यहाँ पे। तो जब रुके हैं तो आप कुछ लोग, जितने लोग रुके हैं वो मिल के वहाँ ऑर्डर करा लीजिए जाके, अपना वकील खड़ा करिए और ऑर्डर करा लीजिए जाके। और आज भी आप स्वतंत्र हैं कि आप पिटिशनर हैं, आप आगे की लड़ाई स्वयं लड़ सकते हैं, इसीलिए पिटिशनर। कोई किसी ने आज तक इतने लोगों को एक साथ कोर्ट में
एक जैसे नहीं खड़ा किया। जैसे मैं कोर्ट में पिटिशनर हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ जितने लोग शुल्क जमा किए वो सारे लोग पिटिशनर हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। छल कपट कोई प्रपंच कोई करके नहीं आगे बढ़े कि हम किसी को झूठ बोल के और कह के संगठन के लोग आगे बढ़ गए हों और जोड़ा ही ना हो, किसी को ऐड ही नहीं किया हो। सब ऐड है, सबके पिटिशनर नंबर है, सब कोई पिटिशनर है। 3 लिस्टें हैं, 3 रिटें की गई थी यहाँ पे अलग अलग तरीके से शामिल कराने के लिए अपने लोगों को। तीनों अलग अलग लिस्ट में हैं। अब कोई क्या करता है कि अभी जो 3rd लिस्ट डाली गई उसमें नाम खोज रहे हैं, बोले मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो उस लिस्ट में कैसे होगा? आप पिटिशनर हैं ऑलरेडी, पहले आप शामिल हो चुके हैं, तो आपका उस लिस्ट में कैसे होगा? उस लिस्ट में जो लोग रह गए थे, छूट गए थे अपने संघर्ष साथी, वो बाद में आए, उनके नाम है। इसलिए बिल्कुल धैर्य ना खोया कीजिए, परेशान ना हुआ कीजिए। मैं पुनः संघर्ष के साथियों से आह्वान करूंगा कि मैं हमेशा कड़वा बोलता हूं और एग्रेसिव जल्दी होता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं सामने आता है। लेकिन अगर मुझे अध्ययन करोगे, मुझे देखोगे, मुझे समझोगे तो गलत कभी नहीं पाओगे आप। ये अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर सीना तान के आपका भाई और गर्दन उठा के बात करता है तो गलत कभी नहीं पाओगे। बहुत कोशिशें हुई मुझे गिराने की, मुझे झुकाने की, और मेरे पीछे सब कुछ लगाया गया, सारे तंत्र लगाए गए, लेकिन एक गलती मेरी नहीं ढूंढ पाए। मैं गलती जल्दी बल्दी करता नहीं हूँ। आप बिल्कुल इससे निश्चिंत रहें, संघर्ष साथी इससे निश्चिंत रहें कि कोई आज तक न गलती किए हैं, न भविष्य में होने देंगे, न गलत किया है, न गलत अनैतिक तरीके से पैसा लेने दिया है, न लेने दूंगा। नए लोगों के शामिल होने के नाम पे कोई 1 रुपया भी देता है, आप बिल्कुल ना दीजिएगा, क्योंकि ये कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है कोर्ट से। हाँ, जो लोग, मैं आज कह रहा हूँ कि जो लोग किसी कारणवश मेरे संघर्ष के साथी जिन्होंने हमेशा साथ दिया, वो अगर छूटे हैं तो वो मुझे फ़ोन कर लेते हैं, मुझसे बात हुई है उनकी, वो मेरी जिम्मेदारी है कि कितना भी पैसा खर्च हो जाए आपके पीछे, अगर 4-6 नाम 10 नाम छूटे होंगे तो वो मैं शामिल कराऊंगा, वो मैं शामिल कराऊंगा। लेकिन अब कोई चाहे कि मैं पूरी भीड़ और लेला शामिल कराता फिरूं, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि 7/12 विज्ञापन की लड़ाई है। अगर ये चंद लोगों को लेकर हम ना लड़ें तो न अधिवक्ता खड़े कर पाएंगे, न हम लड़ाई लड़ पाएंगे और न हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए एक समूह है, ये लड़ रहा है, लेकिन लड़ आपके भी लिए रहा है जो आप घर में बैठे हो और आराम से बैठे हो, और कभी कभी सोशल मीडिया पे भी आ जाते हो, कभी नहीं मन आता है नहीं आते हो, लेकिन लड़ाई आपकी भी है, संघर्ष आपके लिए भी है। लेकिन ये कुछ जुनूनी लोग हैं, जो लोग हार नहीं मान रहे हैं, हमारे साथ गलत हुआ है, उस गलत को सही साबित करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं, वो ये जीवट लोग हैं जो लड़ रहे हैं। तो इनको लड़ने में अगर इनको पीठ नहीं थपथपा सकते हो, इनको आगे बढ़ने के लिए नहीं बोल सकते हो, तो कम से कम इनकी टांग भी मत खींचो, क्योंकि तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो, दूसरे की टांग खींचने का प्रयास कर रहे हो। जो लड़ भी रहा है तुम्हें जिंदा रखे हुए, तुम्हारी लड़ाई कहीं ना कहीं आस तुम्हें हम ही से है और हमारी ही टांग खींचते हो, तो कम से कम टांग खींचना बंद करो, एक सपोर्ट करो। और मैंने 18 साल की 19 साल की सर्विस को बहाल होते देखा है, मैंने 6-7 साल बाद नौकरी करते लोगों को देखा है। तो एक दिन नौकरी तो मेरे साथ ही करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। और 2022 में मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, चुनौती के साथ कहता हूँ, 2022 में अगर ये झूठी सरकार चली गई होती और जो सरकार जिसका विज्ञापन था वो सरकार आ गई होती, जो विज्ञापन की लड़ रहे थे उनको ये लिबर्टी मिली होती, तो 72,000 और भर्ती हो गई होती। लेकिन वो मेरे भेजे में कुछ महामूर्ख बेवकूफ़ लोगों को वो भर दिया गया है, साइकोलॉजिकल एक जात के विरुद्ध, एक बिरादरी के विरुद्ध भर दिया गया है कि ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो और ये फलाना है ढिकाना, तो वही भर गया है दिमाग में। उनके दिमाग में ये आता ही नहीं है कि जिसका विज्ञापन था, अगर उसकी सरकार वापसी हो जाती तो हम ना, चाहे जैसे ही लेते हम पूरा का पूरा विज्ञापन लेते और हम भर्ती करा ले जाते। लेकिन दुर्भाग्य था वो 6,000 तो हो ही गए टेट मेरिट वाले। अरे टेट मेरिट वाले 6,000 बचे हैं, हम वो भी करवाते कि भैया इनको टेट मेरिट से ही इनके बचे हुए पदों करिए और ये 72,000 करिए। 72,000 जो सदन में कहा गया था, जो सपा की सरकार थी उसने सदन में कहा था कि ये 2 अलग अलग विज्ञापन है, हम दोनों विज्ञापन में भर्ती करेंगे। मामला सॉर्ट आउट था, लेकिन सरकार बदली। एक झूठे लोगों ने वादे किए,
बदगलाया, हम तो तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे धरने में साथ बैठे हैं, लोकसभा में क्वेश्चन उठाए और बाद में पलट गए। उनको कुछ नहीं कहते लोग, उनको कुछ नहीं कहते लोग, वो दूध के धुले, वो तो बहुत अच्छे हैं। और जिन्होंने नौकरी दिलाती बल्कि क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, मतलब आए और क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जिन्होंने BEd टेट 2011, उनको कुछ नहीं कहते। तो कहिए, तो तीनों को कहिए तो पिछली जो सरकारें थी सबने गलत किया हमारे साथ, वो बात कहिए, गलत बात मत कहिए कि फलाने ही गलत किया, वही धूर्त है, वही कमीना है, वही कुत्ता है, बाकी सब बहुत अच्छे हैं, ये मत कहिए। ये कहना छोड़ दीजिए, अच्छी बात नहीं है। और रही बात इसकी कि जो मैं कह रहा हूँ कि 2022 में सरकार आ गई होती, कम हजारों लोग जानते हैं इस बात को कि 1 महीने के अंदर हम लोग स्कूल विद्यालय में होते, लेकिन कुछ हमारे बीच में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें सरकार से मतलब नहीं है, बदगलाने से मतलब है। उनको वो इतना कमा रहे हैं, उतना पैदा कर रहे हैं कि उनको सरकार से मतलब नहीं है, कोर्ट से उनको कोई इससे नौकरी से मतलब नहीं है। वो आपको घुमा देते हैं, बदगला देते हैं और फिर आप उल्टी सीधी जातिवाद पे आके उल्टी सीधी बातें करने लगते हो और वहीं घूम जाते हो। अगर एकजुट होके इतने हजारों से छुपोने अगर कर दिया हो तो आज यहाँ पहुँचे हैं। आज देखा लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रही है। आज लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ होते तो 220 सीटों के साथ सरकार बन गई होती। तो समय पलटते देर नहीं लगती मित्रों, तो समय बदलेगा। हम कोर्ट में हैं, माननीय कोर्ट में सुनेगा, ऐसी हमें पूरी आशा है। लेकिन जो हमारे साथ हैं, हम उनसे इतना ही कह सकते हैं कि अगर मैं रहा, मेरा जीवन है, तो एक दिन नौकरी जरूर करोगे आप लोग। ये मैं अगर सरकार बदल गई है तो नौकरी जरूर करोगे आप लोग, चाहे जैसे कुछ करना पड़े मुझे, लेकिन नौकरी में आपको ला के रहूँगा। और नौकरी भी मिलेगी अगर ये सरकार बदली, तो पेंशन भी मिलेगी। ये भी मैं कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल ललकार के कह रहा हूँ कि पेंशन भी मिलेगी आपको। और कम से कम आपका जो लास्ट का जीवन होगा वो आपका सुकून से कटने के लिए इंतजाम होगा, संगठन करेगा, प्रयास करेंगे हम लोग, ये हम कह सकते हैं। अब इनके बाद सीधा रास्ता है। देखो, आज मैं एक बात और महत्वपूर्ण कहने आया हूँ, आपसे कह देता हूँ। कम से कम जिनको बुरा लग रहा हो और जो भी बीजेपी भाजपा के समर्थक हों, उनको हमारे साथ से हट जाना चाहिए। अब हट जाना चाहिए, सिंगल बेंच के बाद आपको रुक जाना चाहिए और यहाँ से हट जाना चाहिए। इतनी सब ओपन बातें करने के बाद अब किसी को कोई रुकता है तो ये उसका अपना नज़रिया है, क्योंकि कोई आगे का अभियान होगा। अगर हम कोई आशा रखते हैं किसी से तो कोई हमसे भी आशा रखता है। तो यहाँ से दो टूक मैं बात कहता हूँ कि आपको हट जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपको नौकरी भी चाहिए और आप जो है सोशल मीडिया पे हमारे साथ खड़े भी नहीं हो सकते हैं। अगर विरोध करना पड़े तो विरोध में भी नहीं खड़े हो सकते। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा और यहाँ से हाथ जोड़ लेना चाहिए मेरे साथ से कि आपको मेरा साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम दो नामों पे सवाल नहीं होंगे, अब किसी कीमत पे नहीं होंगे। तो जो नहीं हो सकते हैं, चाहे मेरे अग्रणी साथी हों, मेरे बहुत क्लोज हों, मैं आज उनसे कह रहा हूँ कि आपको, मुझे आशा है कहीं से मिलेगी, मैं दिलवा के रहूँगा। आपको आशा जिन बीजेपी से है तो आप जाओ, दिलवाओ जाके उनको नौकरी। नहीं दिलवा सकते तो आप हट जाओ मेरे साथ से। लेकिन अब सोशल मीडिया पे अपने अग्रणी साथियों की किसी की पोस्ट अगर इस संदर्भ में देखता हूं तो मैं उनको विदा कर दूंगा इस ग्रुप से। ये मैं कह रहा हूं, ये मेरा संघर्ष कह रहा है मुझसे। आज मैं दोगलापंथी पसंद नहीं करता और ना अब आगे करूंगा। ये खुली चेतावनी आज इस मंच से दे रहा हूँ मैं। आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, इसमें पार्टी कहाँ से आ गई, क्या आ गई, क्यों बुरा लग रहा है? राजनीति तो क्यों हुई है हमारे साथ में? राजनीति जब स्पष्ट कहा जा रहा है हमसे कि उनका विज्ञापन है, हम नहीं करेंगे, तो राजनीति तो हो रही है। कुछ लोग बहुत सलाह देते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं कि यार भैया राजनीति की बात मत करो, अपने उसकी बात करो, कोर्ट की लड़ाई। कोर्ट की लड़ाई में आपका सम्मान है, हम जो लड़ रहे हैं उसमें कहीं कोई राजनीतिक दल नहीं आता है, वहाँ आप जिंदा हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगामी लड़ाई में आपको हमारे साथ नहीं आना चाहिए। जब मैं ओपनली कह रहा हूँ कि मुझे इस सरकार से कोई आशा नहीं बची है, अगर जिनको आशा बची है वो अपना इस सरकार से प्रयास करें जाके। मुझे दूसरी सरकार से आशा है और कोर्ट से आशा है, तो मुझे अपना प्रयास करने दें, आप मेरे साथ से साइड हो जाएं
और कहीं भी मैंने अगर सोशल मीडिया पे आपको, आप मेरे साथ खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, अग्रणी हैं, और कहीं मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी तो आपको निकाल के बाहर कर दूंगा। फिर आप मुझे चाहे जितने इल्ज़ाम लगाते रहे मुझ पर, और चाहे जो कुछ कहते रहे मुझ पर। ये आज मैं घोषणा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत नमस्कार है। देखिए मैं थक जाता हूँ, मैं ऊब जाता हूँ कुछ बातों से, तभी मैं इतना एग्रेसिव होता हूँ। मैंने बहुत 1 हफ्ते 10 दिन तक सुनता रहता हूँ, लोगों की सुनता रहता हूँ, ग्रुपों में झांकता रहता हूँ, और इसके बाद ये लगता है कि नहीं, मुझे आके स्पष्ट कर देना चाहिए कुछ बातों को। मैं स्पष्ट कर देता हूँ। जो लड़ाई वर्तमान में है, उसमें सबका हित सुरक्षित है। जो भविष्य में आगे नहीं जाना चाहते हैं वो मत जाएं, उनका भी हित सुरक्षित है। लेकिन आपको अपनी लड़ाई फिर भविष्य में आप ही को लड़नी पड़ेगी अगर हम जीते आगे। अगर साथ में चलना है तो जो छोटा छोटा मिनिमम शुल्क आपसे कहा जाता है समय समय पे, उसको आप दीजिए। और बहुत छोटा कहा जाता है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जितने लोग नहीं अभी तक दे पाए हैं, जैसे एटा है वो कुशीनगर है, अभी आपको किसी को नहीं देना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10 दिन 5 दिन बाद जब अभी हम आएंगे या बताएंगे, वो आपको उससे एटा और कुशीनगर फ्री में है। क्योंकि एटा में हमारे जिलाध्यक्ष जी की थोड़ा सा पिताजी की तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं खुद मीटिंग, संगठन के अग्रणी साथी खुद मीटिंग लेंगे, जब लेंगे तो वो बता देंगे। तो कोई ट्रेन छूटी नहीं जा रही, मैंने कहा कहीं नाम छूटा नहीं जा रहा है, तो वो प्रक्रिया मैं वहाँ पे आके करूँगा। और कुशीनगर के साथी अभी धैर्य रखें, उनके जिलाध्यक्ष ने अभी कुछ ब्यौरा नहीं भेजा था पीछे वाला, इसलिए वहाँ का रोका गया है। उनसे बात करनी पड़ेगी। और कुशीनगर के साथियों से कहता हूँ कि जो पिछली बार शामिल हुए हैं वो जरूर बात कर लें, उनसे अपना पिटिशनर नंबर ले लें, मांगें। और नहीं दे पा रहे हैं तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, आप लोगों को सारे कारण स्पष्ट हो जाएंगे। मैं ज़्यादा किसी के बारे में कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन इस सारा काफ़ी होता है। मैं कुशीनगर भी आने का प्रयास कर रहा हूँ और सारी अगली टीम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर।